अयोध्या की, उस अयोध्या की जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, कभी अपने धार्मिक चीजों को लेकर तो कभी राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के निर्माण कार्य की, जो कि बहुत तेजी के साथ चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक इच्छा भी जाहिर की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि निर्माण कार्य जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर कई एक्सपर्ट से भी बातचीत की जा रही है और तमाम टीमें केंद्र से भी पहुंची है अयोध्या, जो कि देख रही है कि काम किस गति से चल रहा है। लेकिन इस बीच रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने इच्छा भी जाहिर की है। रामलला की गर्भगृह को सूर्य की किरणों से प्रकाशमय करने की तैयारी। रामनवमी पर गर्भगृह में सूरज की किरणें रामलला के मुख पर पड़े, ये चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसी इच्छा जाहिर की गई है उनकी तरफ से कि कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया जाए राम मंदिर। और इसी को लेकर तमाम वैज्ञानिकों के साथ बातचीत चल रही है, जो तकनीकी विद है उनके साथ बातचीत चल रही है, तमाम टीमों के साथ इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो राम मंदिर निर्माण में जुटी टीम के साथ वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हुए और उन्होंने बताया कि आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का पहला दिन था और पहले दिन राम मंदिर निर्माण समिति की प्रथम पाली की बैठक राम जन्मभूमि परिसर में हुई। रामनवमी पर गर्भगृह में सूर्य की किरणें पड़े और रामलला के मुख पर ये सीधी किरणें जाएं, ऐसा चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और उसका दृश्य अयोध्या के सैकड़ों स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए पब्लिकली मंदिरों में। और अब आइए आपको इससे जुड़ी हुई हम कुछ जानकारी भी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल अगर हम पूरे मंदिर के निर्माण कार्य को देखें तो सूर्योदय होते ही सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में दाखिल होती है। कोणार्क मंदिर की एक खासियत आपको बता रहे हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण सूर्यदेव की जो किरणें हैं वो गर्भगृह तक जाती हैं। ये पहिए सही समय बताते हैं और इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा गया है। ये मंदिर की खासियत है और पहियों की परछाई से समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इसके जुड़ाव में कहीं भी चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है और सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ मौजूद हैं। समझिए आप इसकी भव्यता और इसकी खासियत। स्तंभों पर रामायण महाभारत के प्रसंगों को उकेरा गया है और इसके साथ ही स्तंभ का निचला हिस्सा अष्टकोणाकार है और इसके साथ ही सूर्योदय होते ही सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में दाखिल होती है और यही चाहते हैं, यही इच्छा जाहिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कि ऐसे ही राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा हो उसमें गर्भगृह तक जो सूरज की किरणें हैं रामनवमी वाले दिन भगवान राम के सीधे मुख पर पड़े। और ये कोणार्क मंदिर की जो खासियत है वो लगातार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि कोशिश यही है कि दिसंबर 2023 से पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है पूरा हो जाए और दर्शनार्थी वहां पर पहुंचे मंदिर की भव्यता को देखने के लिए। लेकिन ये देखिए पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा नक्शा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा होगा भव्य श्री राम मंदिर। और देखिए मंदिर की जो लंबाई है वो 268 फीट और अगर हम इसके और लेवल को देखें तो मंदिर की जो चौड़ाई है वो 140 फीट रखी गई है। इसकी भव्यता को आप समझिए। मंदिर की ऊंचाई 128 फीट और मंदिर का स्वरूप कैसा हो। 2 मंजिला ये इमारत होगी और पहली मंजिल में 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। दूसरी मंजिल की अगर हम बात करें तो 106 स्तंभ यहाँ तैयार होंगे। सिंह द्वार भी बनाया जाएगा, रंग मंडप होगा, कोली मंडप भी तैयार किया जाएगा। तो ये पूरा सर्किल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना पूरा एरिया डिसाइड किया गया है जिसमें इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और निचले तल की अगर बात करें तो यहाँ रामलला विराजमान होंगे, राम दरबार भी होगा प्रथम तल पर और इसके साथ ही अगर हम और चीजों को बारीकी से दिखाने की कोशिश करें तो ये पूरा मंदिर परिसर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी जो भव्यता है वो नजर आएगी। लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और कितने स्तंभ यहाँ बनेंगे। 268 फीट ये होगा
और इसके साथ ही देखिए मंदिर की चौड़ाई का जो है पूरा रोड मैप डिसाइड किया गया है, 140 फीट को रखा गया है। मंदिर की ऊंचाई का अगर हम जिक्र करें तो ये भी तैयार कर दिया गया है। मंदिर का स्वरूप जो है 2 मंजिला होगा और 2 तल बनाई जाएंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा क्या कुछ है तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो ये देखिए, इसको भी समझने की जरा कोशिश करिए, क्योंकि इसको लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है और तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जैसी वो इच्छा रखते हैं उसको पूरा किया जाए। मंदिर का मुख्य आकर्षण सूर्यदेव के रथ में बने 12 पहियों की जोड़ी है। ये कोणार्क मंदिर की खासियत है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इच्छा जाहिर की है वो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए भी। लेकिन फिलहाल आप कोणार्क मंदिर की खासियत को समझिए। पहियों की परछाई से समय का अंदाजा लगाया जा सकता है और चूने का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। और अब देखिए मंदिर की जो लंबाई है 268 फीट है, मंदिर की चौड़ाई 140 फीट है और दिन रात लगातार निरंतर काम चल रहा है। मंदिर की ऊंचाई 128 फीट रखी गई है और श्री राम मंदिर 2 मंजिला भवन होगा। राम कथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा और इसके साथ ही पहली मंजिल में 106 स्तंभ तैयार किए जाएंगे। दूसरी मंजिल में 106 स्तंभ और राम मंदिर में सिंह द्वार भी होगा। ये पूरा आपको मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से मनमीत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, भव्यता और इसको दिव्य रूप देने की पूरी कोशिश की जा रही है राम मंदिर को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बीच एक बड़ी इच्छा जाहिर की है। निश्चित रूप से देखिए कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो बहुत दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। नींव की भराई भी हो चुकी है, राफ्ट बनाने का काम किया जा रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी इच्छा व्यक्त की है और ये राम भक्तों के लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हो रामनवमी के दिन, तो उस एक दिन प्रतिवर्ष एक दिन जो है सूर्यदेव की किरण दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्म हो तो भगवान के मुख पर वो प्रकाशित करें। तो वो सूर्य की किरण भगवान के मुख पर पड़े, इस तरीके से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से ये मनसा जाहिर की है और इस पे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जो है काम करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ खुद आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं जो मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि है। हम उनसे बात करते हैं कि पहले तो भगवान श्री राम के जन्म का जो महत्व है, जो दोपहर 12 बजे का जो महत्व है वो क्या है और सूर्य की किरण जब भगवान श्री राम के मुख पर पड़ेगी और मुख उनका प्रकाशित होगा, कितना आनंदित होगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होगा। महाराज जी, जो भगवान श्री राम का जन्म जिस तरीके से दोपहर 12 बजे के करीब होता है और वो उस दिन सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे, कितनी आनंदित बात है और कितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बहुत आनंद होगा, बहुत बढ़िया। और जैसा कि सुझाव आया बहुत अच्छा आया है, क्योंकि भगवान राम का जब अवतार हुआ तो सूर्य जो 1 महीने तक वो वहां पर खड़ा होकर के मास दिवस का दिवस हुआ, मर न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य यहाँ इस अयोध्या में और रुक गए थे और सारे दुनिया की जो गतिविधियां हैं वो रुक गई थी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन यदि भगवान के उस प्रतिबिंब पर, उस प्रतिमा पर यह सूर्य के प्रकाश मिलता है 12 बजे, तो अभिजीत मुहूर्त होती है वो, जो सभी मुहूर्तों से उत्तम होती है। उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ है, तो उसी समय जो यदि सूर्य की किरण पड़ती है तो इससे उत्तम और कुछ नहीं है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ है और ऐसा यदि वैज्ञानिक कर पाते हैं तो यह हमारे राम भक्तों के लिए और समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी बात होगी। महाराज जी, एक चीज और है कि भगवान राम जो है रघुवंशी है, सूर्यवंशी है, तो ऐसे में सूर्य का प्रकाश भगवान श्री राम के ऊपर पड़ना, इसको किस रूप में देखते हैं? यही बात रही, तभी तो जन्म के समय में सूर्य 1 महीने तक गए ही नहीं या खड़े हो गए। तो वह सूर्यवंशी है और उस वंशियों में बहुत भी प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान है। रमन्ते जोगिनो जस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासु परब्रह्मा विधीयते, परमात्मा मानव के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए सूर्य वंश के लिए गौरव तो है ही है, लेकिन समस्त भक्तों के लिए गौरव है कि सूर्य भगवान स्वयं आकर के जहाँ 1 महीने तक रुक गए थे, यदि ऐसी गतिविधियां और इस प्रकार की कार्यक्रम होता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जिस दिन राम का अवतार हो 12 बजे, उस दिन सूर्य की किरण वहां पड़े, इससे उत्तम और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। एक चीज और है
कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है, जिस तरीके से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से ये आधिकारिक बयान आया कि दिसंबर 2023 तक भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, तो ये माना जाएगा कि 2024 का जो रामनवमी है वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की इच्छा है उसी तरीके से वो हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पहले प्रारंभ हो जाए कि हाँ देखिए जो 24 है और 23 को ही रामलला वहाँ भव्य मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, तो 23 को ही हो जाना चाहिए, जिससे 24 को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आवे। ये निश्चित हो जाए कि वैज्ञानिकों ने जो किया है कि भगवान श्री राम के चित्र पर और सूर्य की किरण पड़ेगी, तो ये सबसे उत्तम है, सबसे सही। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राम भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम के मुख पर वो भी जन्म के समय दोपहर 12 बजे, रामनवमी के दिन जो है दोपहर 12 बजे, जब पूरा देश पूरा विश्व भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा होता है, उस समय राम मंदिर में जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, मूल गर्भगृह में जहां भगवान विराजमान होंगे, और जब हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, एक चीज और इसमें कहा गया है कि इसको बाकायदा जो है इसको प्रकाशित किया जाए, इसको प्रचारित किया जाए, इसको दिखाया जाए। तो जब हम टेलीविजन स्क्रीन पे जब ठीक 12 बजे के करीब जब जन्मोत्सव मनाएंगे और पहला प्रकाश हम देखेंगे, तो वो राम भक्तों के लिए बहुत रोमांचकारी और बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जावान वो समय होगा, जिस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचकर खगोल शास्त्रियों जो यहाँ के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी है। बिल्कुल मनमीत, लेकिन देखिए इसके भौगोलिक पहलुओं को भी समझना होगा, उस पर भी विशेष ध्यान देना होगा, और जो प्राकृतिक स्रोत है उनको भी देखना होगा, क्योंकि बगल में नदी भी बहती है और भूकंप क्षेत्र में भी आता है और हिमालय क्षेत्र से भी लगता है ये। देखिए इसमें किसी भी तरीके से जो नदी का क्षेत्र है, भूकंप का क्षेत्र है, या इस तरह की चीजों को लेते हुए कहीं भी इसमें कोई बाधा नहीं है। जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो ट्रस्ट की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जो निर्माण का तरीका है, 1000 वर्ष तक भगवान श्री राम का मंदिर जो है वो स्थापित रहेगा और किसी तरीके की कोई हानि नहीं होगी। भूकंप रोधी वो मंदिर बनाया जा रहा है। यही कारण है कि 50 फीट गहरी जो है इसकी नींव बनाई गई है। नींव के ऊपर जो 48 लेयर बनाए गए हैं। 48 लेयर के ऊपर 1.5 मीटर मोटी राफ्ट मतलब चट्टान को ढाला जा रहा है। चट्टान भी ऐसी नहीं, चट्टान के लिए बाकायदा एक टेम्परेचर की व्यवस्था की गई है। 23 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर में उस चट्टान को बनाया जा रहा है, जिससे जब भगवान श्री राम का मंदिर उसके ऊपर फर्श बनेगा और फर्श के ऊपर जब राम का मंदिर बनेगा और किसी भी तरीके की भूकंप हो, जो भी रिएक्टर स्केल पे हो, वहां किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। एक दूसरा, जो मंदिर में जो पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पत्थर जो है उसकी भी आयु 1000 वर्ष तक होती है। 1000 वर्ष से बल्कि ज्यादा की समय का माना जाता है। जो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर जो यहाँ पर तरासे जा रहे हैं, जो तराश के कुछ लगभग 40% 50% पत्थर जो है एक मंजिल का काम कंप्लीट है, एक प्रकार से देखा जाए तरासे जा चुके हैं। तो वो पत्थर जो है पुजारी जी भी आपके साथ मौजूद हैं, तो जरा उनसे पूछिए, क्योंकि देखिए राम मंदिर के निर्माण कार्य में भी बहुत ज्यादा बाधाएं आई, विघ्न आए, लेकिन सबको दूर करते हुए अब ये माने कि जल्द ही वो सपना साकार होते हुए सभी लोग देखेंगे। निश्चित रूप से आचार्य जी से हम ये पूछते हैं, आचार्य जी, जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण कार्य में बहुत सारी बाधाएं हुई, बाधाओं को देखते हुए भी फिर मंदिर निर्माण कार्य सुचारू रूप से तेज गति से चल रहा है, तो ये जो सपना है बहुत अति शीघ्र पूरा होगा और राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो बहुत मजबूती के साथ बहुत लंबे समय तक वो मंदिर स्थापित रहेगा, इस तरीके की व्यवस्था है। कई प्रकार के विकल्प सोचा गया कि किस प्रकार से हजारों वर्ष चलने वाला यह मंदिर स्थापित हो, और उस पर सभी वैज्ञानिकों ने जब निश्चित किया कि नहीं, इस प्रकार से बना, तो जिस प्रकार से अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है वो बहुत ही मजबूत है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी झंझावात, कोई भी बाधा उसको कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। ऐसा भव्य मंदिर का जो स्वरूप बनाया जा रहा है, उसकी मजबूती, उसकी दिव्यता बहुत ही मनोरम है और बहुत ही ठोस है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी यह शंका करना ही गलत है कि कहीं ऐसी बात होगी तो
मंदिर में कोई क्षति पहुंचेगी, कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और मंदिर का जो बिल्कुल मनमीत, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त भरत लोहानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कानपुर IIT के प्रोफेसर हैं। लोहानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कैसे ये संभव हो सकता है, क्योंकि कोंकाण मंदिर में हमने देखा कि सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे मंदिर की गर्भगृह तक जाती हैं। कैसे आकार ले सकता है राम मंदिर के लिए? हाँ, नमस्कार। देखिए, सूरज की अपनी एक परिधि होती है और सूरज की जो रोशनी होती है वो हमारी पृथ्वी के रेस्पेक्ट में साल भर बदलती है, साल भर चेंज होती है। और दिन में भी उसकी अपनी स्थिति हमारी पृथ्वी के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो ये जो सूरज का मूवमेंट है, उसकी जो गति है, इसके लिए हम लोग के पास मॉडल तैयार रहते हैं। और उन मॉडल से ये पॉसिबल होता है कि अर्थ के किसी भी प्लेस पर, पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह पर सूरज की किरण किस एंगल पर आएंगी वो हम लोग मॉडल कर सकते हैं। तो हम इस चीज को अभी यूज कर रहे हैं कि अगर कहीं सोलर पैनल लगाना है तो जिस जगह पे सोलर पैनल लगाना है वहां पे आसपास की बिल्डिंगों से, पेड़ों से छाया आएगी या सूरज की किरणें आएंगी। इस तरह हम एक ऐप बना रहे हैं, उसमें हम इस मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की मॉडल को यूज करके ये संभव हो सकता है कि किस तरह से गर्भगृह में प्रकाश की किरणें किसी एक दिन में पड़े, और उसके लिए जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को कितना किस जगह पे खोला जाना चाहिए, ये चीज की गणना की जा सकती है और इसको संभव बनाया जा सकता है। लोहानी जी, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य जो है शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि फाउंडेशन भी तैयार हो चुकी है, सेकंड लेवल पर काम चल रहा है, तो क्या अब इतना कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस आगे देखते हुए तब भी एंगल्स देखने पड़ेंगे सारी चीजों के? देखिए, इस चीज को संभव बनाने के लिए जिस जगह पे गर्भगृह है और जिस जगह पे रामलला की मूर्ति है, उस जगह पे किरणों का पड़ना जरूरी है। तो उसके लिए उस जगह पर जाकर के कुछ मेजरमेंट लेने होंगे, कुछ चीजें नापनी होंगी, और उसी के बेसिस पे ये डिसाइड करना होगा कि उस मंदिर के जो छत है या उसमें किस जगह को कितना कितना खोला जाना चाहिए। तो ये करने के लिए कुछ गणनाएं पहले करनी पड़ेंगी और फील्ड में जाकर के कुछ मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। लोहानी जी, लेकिन इसमें मंदिर का जो हम मैप भी लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे ये तैयार होगा पूरा राम मंदिर, तो इसमें स्तंभ भी हैं और कुछ हम सिंहद्वार भी देखेंगे, अलग अलग तरीके से जो पिलर्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। तो उसमें ये भी देखना होगा कि कहाँ तक ये रेस पहुंच सकती है। गर्भगृह तो कहा जा रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो और बिल्डिंग्स पर ना पड़े, कहीं और ना जाए, वो भी देखना होगा। नहीं, प्रकाश की किरणों के नेगेटिव इफेक्ट तो कुछ नहीं होते हैं। प्रकाश की किरणें तो आकर के इससे नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज को संभव बनाने के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि वहाँ पिलर्स लगे हैं, वहाँ और भी चीजें हैं, तो प्रकाश की किरणें किसी और चीजों से भी टकरा के लौट सकती हैं। तो ये इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रकाश की किरणें वाकई गर्भगृह तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी और किसी एक पर्टिकुलर डे में पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, ये काम को किया सकता है, ये संभव है। और इसके लिए जो मैंने बताया कि आज के दिन पर मंदिर पर जाकर के कुछ मेजरमेंट्स लेने होंगे और उस आधार पर कुछ गणनाएं करनी होंगी। उन गणनाओं के आधार पर यह बताया जा सकता है कि प्रकाश की किरणें पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, और पहुंचने के लिए गर्भगृह में मंदिर के डिजाइन में किस तरह के परिवर्तन करने चाहिए कि वो वहां पहुंच सकें। यानी कि सर, आप ये कह रहे हैं कि जैसे अभी जब ये जो पूरा नक्शा तैयार हुआ है राम मंदिर का, तो उसमें पहले ही कुछ बदलाव किए गए हैं और ये मेजरमेंट लेने के बाद फिर इसमें कुछ और अमूलचूक बदलाव भी करने होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि इस बात को संभव करने के लिए उसमें बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सर, जहां पर ये राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उसके पास में नदी भी है और थोड़ा सा हिमालयी क्षेत्र में भी पड़ता है, सेंसिटिव एरिया में भी थोड़ा सा आता है, भूकंप रोधी हालांकि बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उस नजर से भी अगर देखें तो नहीं, जो मंदिर में जो बदलाव होंगे वो इतने बड़े बदलाव नहीं होंगे कि मंदिर का जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, वो पूरी स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो पूरी चेंज हो जाए, या उसकी जो ड्राइंग है, उसकी जो प्लान है वो पूरी बदल जाए। इतने बड़े बदलाव नहीं होंगे। हमें तो बस वह एक रास्ता सुनिश्चित करना है जहां से प्रकाश की किरणें मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश कर सकें, बस उस रास्ते को सुनिश्चित करना है। और मंदिर का जो निर्माण भूकंप रोधी किया गया है या उसकी जो नदी के बगल में है, उन सब चीजों का इस बात से कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला।
लेकिन सर अगर आप कोणार्क मंदिर को देखते हैं तो वहां पर भी हमने देखा कि भव्यता जो है उस मंदिर की अलग ही नजर आती है। जब सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे गर्भगृह तक जाती हैं, रोशनी से जगमगा उठता है वो कोणार्क मंदिर, और वैसा ही चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। मेरे विचार में प्रधानमंत्री जी का यह विचार बहुत ही उपयुक्त है, और जिस तरह से हमारे पुराने मंदिरों में इस चीज को सुनिश्चित किया गया था पुरानी तरह से गणनाएं करके, वो चीज अगर की जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा विचार है, और अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर भरत लोहानी जी हमारे साथ जुड़े, जो कि जानकारी दे रहे थे कि कैसे मेजरमेंट के जरिए और पूरा देखना होगा, परखना होगा, उसके बाद ही उन्होंने कहा है कि संभव है और इसमें थोड़े बहुत डिजाइन में बदलाव भी किए जाएं तो ये मुमकिन हो सकता है।